नमस्ते, आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूँ लोकेश शर्मा। अपराध की कहानियों के सेक्शन में मैं आपके लिए जो देश भर में जो चर्चित अपराध की खबरें होती हैं, उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और इसी कड़ी में फ़िलहाल जो आज की जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, वो हरियाणा के रेवाड़ी से लेकर आया हूँ। और जो मैं परिदृश्य देख रहा हूँ ना, मतलब कुछ इस तरह का परिदृश्य चल रहा है पूरे देश में कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे होड़ मची हुई है। पत्नियां पति पत्नियां पतियों को मार रही है, पति पत्नियों को मार रहे हैं। और ये सब जो चल रहा है ना, ये सब अवैध संबंधों के चलते चल रहा है। तो ये कहानी रेवाड़ी से, हरियाणा के रेवाड़ी से। और इस कहानी में एक खास बात और है कि अब चूंकि जिस तरह के अपराध पूरे समाज में घट रहे हैं, और ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल ने कोई पता रहता है कि कहाँ किस तरह का कोई अपराध घटा। अभी जो केतन अग्रवाल मर्डर केस है, तो इसकी जिसे कहें कि ये इतना सुर्खियों में रहा है कि पूरे देश में इसकी चर्चा रही है। तो यहाँ पर इस कहानी में जो तनु है, तनु यानी कि जो पत्नी है, और उसका जो प्रेमी है सोनू, तो इन दोनों को ये है कि यार जनरली जो लोग पकड़ा जाते हैं, जब अपराध होता है तो पकड़ा जाते हैं, तो पकड़ाते हैं तो पीएम रिपोर्ट में पता चल जाता है कि शरीर पर किसी तरह की कोई चोट थी, या फिर फॉरेंसिक साक्ष्य से पता चल जाता है कि किस तरह से क्या अपराध हुआ। दोनों ये दिमाग लगाते हैं कि यार हम एक ऐसी कोशिश करें कि जिसमें यह पता ना लगे पीएम रिपोर्ट में भी और फॉरेंसिक साक्ष्य में भी कि जो यानी कि जो पति है, जो मोनू है, उसका मर्डर नहीं हुआ, बल्कि वो एक नेचुरल डेथ मरा है। मतलब एक उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। कि ये जो अपराध होते हैं ना, जब ये प्लान किए जाते हैं ना, तो एक कमरे में बैठ कर किए जाते हैं, यानी कि आपस में चर्चा करके किए जाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस जैसा हम सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन जब अपराध की जो सिचुएशन आती है ना, वहाँ पर परिस्थितियाँ कितनी बार इतनी चेंज हो जाती है। और जैसे कि मैंने अभी तेलंगाना वाले केस में बताया था कि जो प्रशांत है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत विरोध कर देगा। वहाँ प्रशांत विरोध करने लगता है और बाद में संध्या उसे धक्का देती है। इसी तरह से हर एक अपराध में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती कि जिसके चलते अपराधी कभी डर में, कभी घबराहट में, उससे एक छोटी सी गलती होती है, और वो छोटी सी गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। तो इस रेवाड़ी कांड में भी कुछ इसी तरह का हुआ। वैसे तो ये फुल प्रूफ प्लान था इनका मर्डर का, लेकिन फाइनली पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ। यहाँ के रेवाड़ी में एक तनु नामक लड़की है, और उसके पास ही में एक गांव है, और वहाँ पर मोनू नामक लड़का है। अब दोनों के परिवारों के बीच में बातचीत शुरू होती है और दोनों की शादी तय कर दी जाती है। यानी कि तनु और मोनू की जो शादी है वो तय कर दी जाती है। और आज से करीब 3-4 महीने पहले, यानी कि अभी जून में तो मोनू का मर्डर हो गया, लेकिन उससे 3-4 महीने पहले तनु और मोनू की शादी हो जाती है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो प्यार में रहते ही रहते हैं। तो भले ही चाहे वो शहरी परिदृश्य हो, चाहे फिर वो ग्रामीण परिदृश्य हो। तो ये जो तनु है, इसके गांव के ही एक लड़के सोनू से प्यार करती है। और अब चूंकि दोनों प्यार में हैं, और सिलसिला लगातार जारी है, इसी बीच में अब तनु की शादी मोनू से तय हो जाती है। अब शादी के बाद तनु ससुराल चली जाती है। ससुराल में करीब वो 10 दिन रहती है, और 10 दिन बाद वो ससुराल से लौट कर आती है। अब जब वो ससुराल से लौट कर आती है, तो जिस तरह से कि अब अभी तक तो जो प्रेमी है सोनू, उससे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जब वो ससुराल लौटती है तो फिर से वापस सोनू से बात होती है, सोनू से मुलाकात होती है। अब एक तरफ प्यार का खुमार, दोनों को ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, पेरेंट्स ने शादी कर दी, लेकिन मिलना तो हम दोनों को था, दोनों प्यार में हैं, दोनों मिल रहे हैं। तो एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो ग्रामीण परिदृश्य के जो लोग हैं, जो जानते हैं, तो गांव में जनरली ये होता है कि यदि जो नई नई ब्याहता पत्नी है मायके आती है, तो महीने 2 महीने तक उसके बाद फिर जनरली वो ससुराल नहीं जाती। तो कुछ कस्टम्स या कुछ रीति रिवाज भी ऐसे होते हैं कि कुछ महीने ऐसे आ जाते हैं जिसमें जो नवविवाहिता होती है उसे कहा जाता है कि नहीं, तुम ससुराल मत आओ, तुम मायके में ही रहो। तो फिलहाल तनु ससुराल से लौटी है और मायके में है, और करीब मायके में उसे 2 महीने चल जाते हैं।
अब इधर तनु और सोनू का जो मिलना है वो लगातार जारी है, और मिलने के साथ साथ दिमाग में ये भी बात चल रही है कि यार, सोनू के दिमाग में ये बात चल रही है कि तनु जब वापस ससुराल चली जाएगी तो अभी तो ठीक है, नई नई शादी थी तो वो आ गई और अभी इतने दिन रह ली, लेकिन अब जब दूसरी बार या तीसरी बार जब वो ससुराल जाएगी तो उसके बाद शायद हो सकता है कि उसका वापस आना इतनी जल्दी ना हो, फिर उससे मिलना ना हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तनु को भी और सोनू को भी, दोनों को परेशान करती है। तो दोनों दिमाग लगाते हैं कि क्यों ना कुछ हल निकाला जाए। शादी तो हो गई है, लेकिन क्या मोनू को रास्ते से हटाया जाए? दोनों के दिमाग में यह बात आ जाती है। जब दोनों के दिमाग में ये बात आती है तो फिर वो सोचते हैं कि यार, रास्ते से तो हटा देंगे, लेकिन रास्ते से हटाएंगे तो यह बात पुलिस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आजकल जिस तरह के जो केस है तो पीएम रिपोर्ट से पता चल जाता है, फॉरेंसिक साक्ष्य से पता चल जाता है कि व्यक्ति को किस तरह से मारा गया। तो दोनों दिमाग लगाते हैं कि यार, कुछ ऐसी जुगत भिड़ाई जाए, कुछ इस तरह से इस मर्डर को प्लान किया जाए कि पुलिस को ना पता लगे, और ना ही फॉरेंसिक साक्ष्य में इस तरह का पता लगे कि जो मोनू है वो उसका मर्डर हुआ है, बल्कि वो एक नेचुरल डेथ लगे, जिसे कहें कि एक दुर्घटना लगे या आत्महत्या लगे। इस तरह से हम प्लान करते हैं। अब जब दोनों के बीच यह तय हो जाता है कि हाँ यार, यह तरीका ठीक है, ऐसा करने से हम पकड़े भी नहीं जाएंगे, और जब एक बार ये सारी चीज़ें हो जाएंगे तो अब नई नई शादी टूट गई तो उसके बाद फिर हो सकता है कि तुम्हारा और मेरा मिलना हो जाए, फिर हम घर वालों को बता देंगे तो हो सकता है कि घर वाले हमारी शादी करा दें। तो दोनों इस बात पर एकमत हो जाते हैं कि ठीक है, फाइनली हम मोनू का मर्डर कर देते हैं, यानी कि मोनू को मौत के घाट उतार देते हैं। अब 8 जून का दिन आता है, अभी जुलाई चल रहा है। कल यानी कि 13 जुलाई को जब ये स्टोरी आपके सामने पहुंचेगी तो अभी कोई 1 महीना और 4-5 दिन हुआ है। तो 8 जून को तनु अपने पति मोनू को फ़ोन करती है। वो कहती है कि यार, बहुत दिन हो गए, आपसे मुलाकात नहीं हुई है। अब चूँकि गाँव दोनों के पास-पास में ही है, लेकिन फिर भी अब चूँकि जो ग्रामीण जो परिदृश्य होता है ना, वो इसी तरह का होता है कि यार, पत्नी गई तो फिर ठीक है, अब जब वो वापस आएगी तभी मिलना होगा। तनु है, वो मोनू को फ़ोन लगाकर कहती है कि बहुत दिन हो गए, आपसे मुलाकात नहीं हुई है, तो आप आ जाइए। तो वो कहता है कि कैसे क्या आऊँ? वो कहती है कि आप बहाना बनाकर आ जाइए, रात में आइएगा कि आपके पेट में दर्द है, डॉक्टर को दिखाना है, कुछ इस तरह का बहाना कराइएगा, और साथ में अपनी सैलरी भी लेते आइएगा। अब एक पति जिसकी नई नई शादी हुई है, अभी 2-3 महीने हुए हैं शादी को, और उसमें से भी जो उसकी पत्नी है वो केवल 10 दिन उसके साथ रही है ससुराल में। पिछले 2 महीने से वो मायके में है। अब जब पत्नी का फ़ोन आता है तो उसके भी दिल दिमाग में, उसके मन में पत्नी से मिलने की उत्कंठा, हनीमून पीरियड ही चल रहा है, जैसे आप ये कहें कि, क्योंकि शुरुआत का पहला साल तो ऐसे ही निकलता है। तो जब मोनू को पत्नी का फ़ोन मिलता है तो उसे भी लगता है कि हाँ यार, चलो अब मिलकर आना चाहिए। और चूँकि तनु का इसरार था मोनू से कि तुम अपने घर पर मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। तो वही जो बात की है, वो बहाने वाली क्यों बात है। तो तनु का इसरार होता है कि यार, आप आओ तो आप मिलने आओ, लेकिन अपने घर पर मत बताना कि मुझसे मिलने आ रहे हो। तो मोनू कहता है कि ऐसा क्यों? तो कहता है कि यार, ये अच्छा नहीं लगेगा, अभी नई नई शादी हुई है, आप एकदम कहोगे कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। तब क्योंकि जो एक ग्रामीण माहौल होता है उसमें इस तरह की बातों को बड़ा महत्व दिया जाता है। तो मोनू को भी यह बात समझ में आ जाती है कि हाँ यार, ये बात ठीक है, यदि घर पर मैं इस तरह से बताऊंगा कि मैं तनु से मिलने जा रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो खुद ही पूछता है, तो फिर मैं क्या बताऊँ? तो तनु कहती है कि आप बहाना बना लेना कि आपका पेट दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, कुछ इस तरह से। और साथ ही तनु जब फ़ोन को डिस्कनेक्ट करती है उससे पहले कहती है कि आप अपने साथ में अपनी सैलरी भी लेते आना। 8 जून का दिन, जनरली जो सैलरी वगैरह जो होती है तो 1 से 10 तारीख के बीच में सैलरी आ ही जाती है। तो 8 जून की रात को 9 बजे मोनू, जिसके मन में जिसके मन में पत्नी से मिलने की तीव्र उत्कंठा, वो बड़े जोश में, बड़े उत्साह में, लेकिन अपनी खुशी को अंदर ही अंदर दबा रहा है। रात में वो घर से निकलता है स्कूटी लेकर। तो घर वालों को कहता है कि मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है, मैं थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ।
तो घर वाले कहते हैं कि अपने भाई को ले जाओ, जब तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो साथ में भाई को लेते जाओ। अब पेट में दर्द कहाँ था, मिलना तो पत्नी से था। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा कर आता हूँ, अभी जल्दी आ जाऊँगा। अब मोनू निकलता है और तनु के गांव पहुंच जाता है। अब 8 जून की रात मोनू वापस अपने घर नहीं लौटता है। 8 जून की रात निकल जाती है, 9 तारीख का दिन भी निकल जाता है, 10 तारीख का दिन भी निकल जाता है, 10 तारीख का दिन आ जाता है। अब घर वालों को चिंता होती है कि कोई एक शख्स जिसे पेट में दर्द हुआ था, वो डॉक्टर को दिखाने गया है और 3 दिन से नहीं लौटा है। तो अब उसके घर वालों को चिंता लगती है। तो उन्हें लगता है कि यार चलो, क्योंकि गांव कोई बहुत बड़ा गांव भी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि चलो डॉक्टरों से ही पूछ लिया जाए कि कोई इस तरह का व्यक्ति आया था क्या आपके पास। तो गांव में जो डॉक्टर होते हैं वो उन तक पहुँचते और पूछते हैं कि कोई इस तरह का लड़का आया था आपके पास, मोनू नामक लड़का जिसे पेट में दर्द था। तो डॉक्टर इनकार कर देते कि नहीं, इस तरह का कोई शख्स हमारे पास नहीं आया। इसके बाद मोनू के दोस्तों से पूछताछ करते हो कि तुम्हें कुछ पता है क्या मोनू के बारे में, कि मोनू को कहीं देखा हो तुमने आए? तो वो भी, चूँकि वो उनसे मिला ही नहीं, मोनू तो आ गया। अब मोनू तो आ जाता है तनु के गांव, तो उन लोगों से कहाँ मिलेगा और कैसे वो डॉक्टर तक पहुँचता। अब इसी बीच में 2 दिन चूँकि निकल चुके, और इसी बीच में गांव के किनारे जो जो एक नहर होती है, नहर के किनारे पर, नहर में एक लाश मिलती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, लाश को बाहर निकलवाती है, और ये जो लाश होती है, ये लाश मोनू की होती है। अब पुलिस पुलिस को इस तरह से कंफर्म होता है क्योंकि जो मोनू की जो स्कूटी है वो वहीं पर मिलती है, नहर के किनारे। पुलिस मोनू के परिवार वालों को बुलाती है, परिवार वाले आते हैं, वहाँ पर मोनू की स्कूटी भी है। मोनू को देखते और पहचान जाते हैं कि हाँ, ये मोनू ही है। अब इसी बीच में एक खास बात और हो जाती है। जब मोनू को ढूंढा जा रहा होता है, तो जो घर वाले हैं उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तनु से मिलने पहुंच गया और इसके ससुराल पहुंच गया हो। तो उसके ससुराल भी फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या मोनू आया था? तो ससुराल वाला कहता है कि मोनू नहीं आया था। अब और इसी के साथ में फिर वो तनु से पूछते हैं कि क्या उससे मुलाकात हुई या तुम्हारी मोनू से कोई बात हुई थी क्या? तो यहाँ पर मोनू कहती है कि नहीं, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई और पिछले 3-4 दिनों से तो मेरी उससे फ़ोन पर कोई बात भी नहीं हुई। अब ये सब चीज़ों के बीच में इधर मोनू बॉडी है वो रिकवर हो जाती है। पुलिस पीएम रिपोर्ट के लिए भेज देती है बॉडी को। रिपोर्ट आती है तो उसमें नॉर्मल जो डूबने से जो मौत होती है वो सामने आती है। तो पुलिस भी इसे एक नॉर्मल डेथ मानकर और केस को, जिसे कहें कि, क्योंकि अब कर क्योंकि अब करना ही क्या था, एक शख्स है जो डूब कर मर गया है, तो उसमें अभी फ़िलहाल वो कोई एक्शन लेती नहीं है। और जो घर वालों को जो मोनू की जो स्कूटी है, और साथ ही उसी समय वहाँ पर क्या होता है कि नहर के किनारे पुलिस को मोनू का एक फ़ोन मिलता है, एक फ़ोन मिलता है जो कि मोनू का होता है। तो उस फ़ोन को वो उसके घर वालों को सौंप देती है। इधर मोनू की डेथ हो चुकी है। जैसे ही ये खबर ससुराल पहुँचती है, तो जो तनु है वो भी रोते, जिसे कहें कि रोते बिलखते अपने ससुराल पहुँचती है। इसके बाद मोनू का अंतिम संस्कार होता है, और अंतिम संस्कार के बाद जनरली जिस तरह से भारतीय घरों में जो मृत्यु के पश्चात जो कुछ रस्में निभाई जाती हैं, आने वाले कुछ दिनों तक, 13 दिनों तक की जो रस्में होती है, लेकिन 13 में से भी जो 7-8 दिन तक की जो बात करें, तो जो मृत्यु के बाद की जो रस्में होती है वो निभाई जाती है। तो उन रस्मों को निभाने के लिए तनु भी अपने ससुराल आ जाती है। अब नई नई शादी हुई है, उसकी 2-3 महीने ही हुए हैं, पति की डेथ हो गई। सबको बड़ी सिंपैथी भी है कि सबको बड़ी सिंपैथी भी है कि देखो यार, कैसी लड़की है बेचारी, कि बेचारी का अभी अभी ब्याह हुआ था और अभी अभी पति के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। इधर ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन इसी बीच में जो फ़ोन, जो मोनू का जो फ़ोन है, जब वो घर वालों को मिलता है, तो उसका जो एक भाई है, तो जब वो फ़ोन को देखता है तो उसे एक चीज़ बड़ी चौंकाने वाली दिखती है। वो देखता है कि फ़ोन का जो कॉल लॉग, जो मैसेज, जो चैट्स, वो सब डिलीट मिलती है।
तो उसके दिल दिमाग में कहीं खटका होता है कि यदि कोई शख्स, यदि उसने आत्महत्या भी की है या वो गलती से भी गिर गया है पानी में, तो उसके पहले वो अपनी जो कॉल लॉग है या चैट्स है या मैसेज है या व्हाट्सएप मैसेज है, इन सबको डिलीट क्यों करेगा? तो यह बात उसके भाई को कहीं न कहीं खटकती है उसके दिमाग में। अब ये, और अभी तक ये लोग कहीं ऐसा पुलिस के पास भी नहीं पहुँचे, क्योंकि ये तो एक इनिशियल दिमाग में चीज़ आई है। इधर चूँकि प्रसाद, क्योंकि इधर इनिशियल जो रस्में हैं मोनू की, वो रस्में चल रही है, घर में गम का माहौल है, सारे लोग वहीं पर है, तनु भी वहीं पर है। पर ये जो बात है, ये जो मोनू का जो भाई है वो उसके ताऊ और चाचा को बताता है कि ये बात मुझे थोड़ी-सी अ, खटकने वाली लग रही है कि इसके जो मोबाइल का जो कॉल लॉग है, ये सब डिलीट क्यों है? तो उन्हें लगता है तो थोड़ी-सी खोजबीन करना स्टार्ट करते हैं। में वो एक ऐसे शख्स के पास पहुँचते हैं, जो मोबाइल का जानकार होता है, जो डिलीट हो गई जो डिलीट कॉल लॉग और उन सबको वापस ले आता है। तो कहता है कि यार इसे वापस ला ला सकते हो क्या? तो वो वापस ला देता है। इसी बीच में साथ ही में वो लोग नहर के किनारे के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालते हैं। तो वहाँ पर स्कूटी के पास साथ-साथ उन्हें 2 लोग और दिखाई देते हैं। उसमें एक शख्स जो होता है वो सोनू होता है और दूसरा जो होता है वो सोनू का दोस्त होता है। अब वो पता करते हैं कि सोनू कौन है, तो सोनू तनु के गाँव का ही था, और साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि जो सोनू है, वो मातम पुरसी के लिए भी आता है, यानी कि अफ़सोस जताने के लिए भी इनके घर आता है, मोनू के घर पर। अब जब कॉल डिटेल को देखते हैं, वो जब कॉल डिटेल वापस आता है, तो एक बात फिर से जो खटकती है मोनू के भाई को, वो ये खटकती है कि 8 जून को कि 8 जून को तनु और मोनू के बीच में 49 बार बात होती है। आप समझिए, पत्नी तनु जो कि अभी ससुराल में है, उसके पति की डेथ हो गई है और वो रो रही है, बिलख रही है, अपने भाग्य को कोस रही है कि मैं कैसी हूँ कि मेरे पति की डेथ हो गई इतनी जल्दी। लेकिन यहाँ पर जब उससे पूछा गया था कि क्या मोनू तुमसे मिलने आया है, मोनू से तुम्हारी कोई बात हुई 8 जून को, तो कहती है कि नहीं, मोनू से तो मेरी बात नहीं, मोनू ना तो मुझसे मिलने आया और नहीं मोनू से मेरी पिछले 3-4 दिनों से बात हुई है। लेकिन यह कॉल डिटेल बता रहा है कि 8 जून को मोनू और तनु के बीच में 49 बार बात होती है। अब कहीं न कहीं जो मोनू का भाई है, उसका जो शक है वो थोड़ा-सा और गहरा हो जाता है। अब वो ये सब चीज़ें, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज, ये सब लेकर पुलिस के पास पहुँचते हैं। लेकिन अब इस तरह के मामले में चूँकि जनरली जो एक पुलिस का जो एक एटीट्यूड जो होता है नॉर्मल इस तरह के केसेस में, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में सीधा-सीधा आया था कि डूबने से व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसके शरीर पर किसी तरह के कोई चोट के निशान नहीं थे। तो ये एक स्वाभाविक मृत्यु माना गया है इसे। तो पुलिस कहती है कि हाँ ठीक है, देखते हैं। वो 2-3 बार कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। इसी बीच में जो मोनू के जो घरवाले हैं, उनको खबर लगती है कि 30 तारीख को उनके गाँव में जो सीएम है, हरियाणा के जो सीएम हैं, वो आने वाले हैं। तो उन्हें लगता है कि यार पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, तो क्यों ना हम सीएम के सामने ही पहुँचकर और उनके सामने अपनी बात रखें कि हमारे बेटे की, हमारे भाई की ये डेथ हुई और हमें इसमें शक है कि इसकी जो डेथ है, ये नेचुरल नहीं है, इसकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जब सीएम आने वाले होते हैं तो पुलिस को भी कहीं न कहीं ये दिल दिमाग में होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि सीएम आए और ये जो लोग हैं, इनका जो परिवार है, मोनू का परिवार, सीएम के सामने पहुँच जाए और ये कह दे कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जिस दिन सीएम आने वाले होते हैं, उसी दिन पुलिस सोनू को भी उठाती है और तनु को भी उठाती है। और दोनों को उठाने के बाद फिर जैसे ही वो अपने पुलिसिया अंदाज में आती है, तो अभी कोई प्रोफेशनल कातिल तो होते नहीं, जनरली ये जो इस तरह के जो अपराधी होते हैं ना, ये कोई इतने प्रोफेशनल कातिल नहीं होते हैं। तो वो थोड़ी-सी पुलिसिया पूछताछ में ये टूट जाते हैं और जैसे कहें कि अपना जो जुर्म है वो कबूल लेते हैं और फिर बताते हैं कि किस तरह से क्या ये सारी घटना हुई। और जब ये अपना जुर्म कबूलते हैं, तो फिर जो कहानी सामने निकल कर आती है, वो इस तरह से आती है कि जो तनु है, वो 8 जून को मोनू को अपनी सैलरी लेकर बुलाती है, उसके गाँव बुलाती है। और चूँकि अब इन दोनों को, तनु और सोनू को,
ये था कि यार ये जो मर्डर है ये ऐसा होना चाहिए कि जिसे कहें कि एक परफेक्ट प्लान। पीएम रिपोर्ट में कहीं से कहीं तक भी ये नहीं आना चाहिए कि शरीर पर कोई चोट का निशान था या कोई फॉरेंसिक साक्ष्य में हम पकड़े जाए। तो चूंकि ये पहले ये था दिमाग लगा चुके थे, तो सोनू और उसका एक दोस्त नहर किनारे होते हैं, और जब मोनू वहाँ पहुँचता है तो ये मोनू को पकड़कर, जिसे कहें कि उसका मुंह, उसका नाक और उसके कान को दबाकर उसे बेहोश करते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं शरीर पर किसी तरह का कोई जिसे कहें कि प्रेशर का निशान ना आए या चोट का निशान ना आए, तो ये इस बात का ध्यान रखते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखते हैं कि वो केवल बेहोश हो, मरे ना। तो जब उसकी सांस चलती रहती है लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाता है, तो उसके बाद ये दोनों उसे उठाकर उस नहर में फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद इस तरह से डूबने से जो मोनू है उसकी मौत हो जाती है। अब प्लानिंग तो इनकी फुल प्रूफ थी, लेकिन ये पकड़े कहाँ जाते हैं? क्योंकि अब इन्होंने डुबा तो दिया था और कहीं से कहीं तक भी एक नेचुरल वे में डुबोया था। तो पीएम रिपोर्ट में भी यही आता है कि शख्स डूब कर मरा है, किसी तरह की कोई चोट नहीं थी। लेकिन जो पकड़ाते हैं उस एक गलती से पकड़ाते हैं कि जो मोनू का जो फ़ोन होता है, जब ये देखते हैं कि यार ये तो मोनू का तो फ़ोन है, और उनके दिमाग में आता है कि यदि मोनू का फ़ोन हम लेकर गए तो हम पकड़े जाएंगे। तो फिर ये मोनू के फ़ोन का जो कॉल डिटेल और जो व्हाट्सएप और जो सारा डेटा है उसे डिलीट करते हैं, उस फ़ोन को वहीं पटक कर निकल लेते हैं। लेकिन यही इनकी जो गलती होती है, पहली और आखिरी गलती होती है, क्योंकि जो कॉल डिटेल और जो डेटा जो डिलीट होता है वो कहीं ना कहीं इन्हें फिर से शक के घेरे में ला देता है, और अंततः पुलिस दोनों को पकड़ लेती है। तो ये थी हरियाणा के रेवाड़ी से अपराध की आज की कहानी, जिसमें एक पत्नी तनु, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, 3-4 महीने भी नहीं हुए, जिसे कहना है कि अभी तो मेहंदी का रंग भी नहीं निकला होगा, लेकिन इन्हीं 3-4 महीनों में वो अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर कर देती है। और मर्डर भी इस तरह से कि प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लगे कि एक वो नेचुरल डेथ है। पूरी कोशिश थी उनकी कि वो पकड़े ना जाए, लेकिन अपराधी कहीं ना कहीं गलती करता है और पकड़ा जाता है। और फिलहाल तनु और सोनू भी पकड़े जा चुके हैं। कहानी में फिलहाल बस इतना ही। आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले। भारतवर्ष सबसे पहले पर मैं देश की जो प्रमुख खबरें होती हैं उन पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट लेकर आता हूँ। साथ ही देश की जो प्रमुख अपराध की खबरें होती है उन्हें कहानी के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले। मैं हूँ लोकेश शर्मा, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।